ये हो गया कि जब करंट और ज्यादा कम हो गई तो मतलब वोल्टेज भी कम हो गई। अगर वोल्टेज कम है तो क्या बल्ब अच्छे से जला पाओगे? बल्ब बहुत हल्का से जलेगा। तो यही रीजन है कि अप्लायंसेस को हम कभी भी एक तरह से पैरेलल में ही लगाएंगे, सीरीज में कभी नहीं लगाएंगे। और दूसरी बात सुनो, मान लो बेटा क्या हुआ कि यहाँ पे ये जो फैन था, इस फैन में थोड़ी सी खराबी आ गई थी, फैन में खराबी आ गई थी। तो बेटा अगर फैन के सर्किट में खराबी है और आपने सर्किट पूरा का पूरा कैसा जोड़ रखा है, सीरीज में, आप इसको ऐसे समझो, देखो मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से, ऐसे समझो। मान लो कि इस तरह से ये पूरा सर्किट था, रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है, यहाँ पे एक फैन लगा हुआ है, ये एक फैन है, ठीक है। फैन के आगे यहाँ पे एक लाइट का कनेक्शन है, मान लीजिए, ठीक है, ये लाइट का कनेक्शन हमने दे दिया। उसके आगे हमने यहाँ पे लेट से कोई हमने ट्यूबलाइट का कनेक्शन दे दिया। फाइनली हमने पूरा अपना सर्किट कंप्लीट कर दिया है कुछ इस तरह से, ठीक है। ये पूरा कनेक्शन कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे एक सोर्स लगी हुई है बैटरी की, मान लीजिए 220 वोल्ट का हमने यहाँ पे एक सोर्स भी दे दिया है। करंट मूव करना स्टार्ट हो गई, यहाँ से चली आगे, इसको एक रेजिस्टेंस मिला R1 का, करंट यहाँ पे ड्रॉप डाउन हुई, क्योंकि रेजिस्टेंस का काम है करंट को कम करना। लेकिन जब करंट यहाँ पर आएगी तो वो फैन को जला देगी, है ना, बिकॉज फैन चलने लगेगा, बिकॉज अभी वोल्टेज उतना है कि फैन को वो जला देगा। लेकिन अब आप सोचो कुछ ऐसा हो गया कि यहाँ पे सर्किट में यहाँ पर कोई खराबी आ गई। मान लो इस सर्किट में यहाँ पे क्या हो गई बेटा, कुछ खराबी आ गई, या कि फैन की वायरिंग जल गई या कुछ भी हो गया। तो यह जब फैन की वायरिंग जल गई तो सर्किट बेटा अपने आप क्या हो गया, ब्रेक हो गया। तो जब ये करंट जा रही है तो करंट ने सबसे पहले फैन के अंदर गई, तो फैन की ही जो कनेक्शन है वो मेन वायर से भी कनेक्टेड है। तो जब फैन खराब है तो सर्किट वहीं ब्रेक हो गया। ब्रेक होने का मतलब कि सर्किट वहीं पे एक तरह से टूट गया। तो क्या करंट आगे बढ़ेगी? तो जब करंट फैन को ही नहीं चलाएगी तो बेटा करंट ना तो फिर ट्यूबलाइट को जलाएगी, ना तो आगे बल्ब को जलाएगी, ना तो कोई और अप्लायंस जलेगा। क्यों? क्योंकि सर्किट ही ओपन हो चुका है, सर्किट ब्रेक हो चुका है। तो अगर सर्किट ब्रेक हो गया है तो करंट आगे जाएगी नहीं। तो ये पैरेलल में होने का, सॉरी सीरीज में होने का ये सबसे बड़ा नुकसान है। क्लियर है? तो इन सब चीजों की वजह से हम हमेशा पैरेलल में ही लगाते हैं, सीरीज में नहीं लगाते कभी भी, ठीक है, याद रखिए। और सीरीज में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि जो वोल्टेज होती है ना वो अलग अलग हो जाती है, ठीक है। करंट होने के साथ साथ वोल्टेज भी वहां पर, ये ध्यान रखें। और पैरेलल में वोल्टेज बेटा हमेशा क्या होगी, पैरेलल में सेम होती है। चलो आगे चलते हैं। हालांकि उसमें बहुत सारे जो कह लो कि फैक्टर्स होते हैं वो मैटर करते हैं, लेकिन इतना भी डिटेल में नहीं जाते। चलो, how can three resistors of resistance 2 ohms, 3 ohms and 6 ohms be connected to give a total resistance of 4 ohms and 1 ohms? आपसे कह रहा है कि ये 2 ohms, 3 ohms और 6 ohms के रेसिस्टेंस आपस में कैसे लगाए जाएं कि इनका जो रिजल्टेंट है वो 4 ओम आ जाए या फिर 1 ओम आ जाए। क्वेश्चन समझ में आया? पहले ये बताओ प्लीज, क्योंकि अगर क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया तो फिर काम हो जाएगा खराब। बताओ, क्या क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। देखो बेटा, हमारे पास एक था 2 ओम का रेसिस्टेंस, एक था हमारे पास 3 ओम का रेसिस्टेंस, एक था बेटा 6 ओम का रेसिस्टेंस। आपको कहता है कि इनको ऐसे सेट करो कि ये बेटा क्या रिजल्टेंट दे दें, 4 ओम्स का और 1 ओम का। अच्छा, क्या किसी के मन में गलती से भी सीरीज की बात आ रही है कि सर सीरीज में लगा दीजिए? बताइए, आप खुद सोचो बाबू, सीरीज का फॉर्मूला क्या था? ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये एनसीईआरटी का पूछा गया क्वेश्चन है बोर्ड का। देखो अच्छी से सिखाता हूँ आपको। यहाँ पे आप खुद जानते हो कि जब हमें आर टोटल निकालना होता है सीरीज के केस में, तो बेटा वो क्या होता है बताओ? वो होता है R1 प्लस R2 प्लस बेटा R3, क्योंकि 3 है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दिया। अब आप खुद सोचो, इतना तो भगवान ने दिमाग हमें दिया ही है कि हम इस बात को रिलेट कर सकते हैं कि हमें ओवरऑल जो R टोटल की वैल्यू चाहिए वो या तो 4 चाहिए या तो वो 1 चाहिए। लेकिन अगर मैंने इन तीनों को सीरीज में जोड़ दिया तो बेटा 2 + 3 5 + 6 11, सीरीज में करने पे क्या आंसर होगा बताओ? 11 ओम्स। तो कहीं पे भी 11 ओम्स दिया है नहीं, तो बेटा अगर 11 ओम नहीं दिया तो पक्की बात है सीरीज में तो कभी भी नहीं लग सकते ये लोग कभी भी सीरीज में नहीं लग सकते। ये बात क्लियर हुई? तो अगर सीरीज में नहीं लग सकते तो ऑब्वियस सी बात है इनको किस में लगाना पड़ेगा आपको, बताइए? पैरेलल अरेंजमेंट में लगाना पड़ेगा। और अगर आप इसको पैरेलल में लगाना चाहते हो तो जरा एक बार पैरेलल में लगाकर देखते हैं कि क्या क्या चीज निकल के सामने आती है। देखो, आप जानते हो कि पैरेलल का फॉर्मूला था 1/r टोटल इक्वल्स टू क्या था बेटा, 1 में r1 प्लस 1 में r2 बेटा प्लस 1 में r3। तो ये 3 हो गए हमारे पास। तो जब हम यहाँ से सॉल्व करेंगे r टोटल की वैल्यू क्या होगी? देखो बेटा R1 कितना है, 2 ओम्स, प्लस R2 कितना था
3 ओम्स प्लस R2 कितना था 6 ओम्स। एलसीएम जब आप इसका लोगे तो एलसीएम आएगा 6। यहाँ से सॉल्व करोगे तो 3 आएगा बेटा, ऊपर 2 आ रहा होगा और यहाँ पर 1 आ रहा होगा। यानी कि जब आपने इसको सॉल्व करा तो बेटा ऊपर बन गया 6 अपॉन में 6, तो ये कैंसिल आउट होके क्या बन गया 1 अपॉन में 1। यानी कि आपने क्या देखा बेटा कि 1 अपॉन R टोटल की वैल्यू क्या निकल के आई हमारे पास 1 अपॉन में 1। तो जब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो वहां से R टोटल क्या निकल के आएगा बताइए 1 ओम। तो बेटा अगर ये 1 ओम्स आएगा तो हम निकालने चले थे आंसर ऑप्शन नंबर ए के लिए, ठीक है, और निकल गया आंसर ऑप्शन नंबर बी के लिए। तो मतलब अगर मुझे 1 ओम्स का रेसिस्टेंस चाहिए तो इसका मतलब क्या हो गया कि जितने रेसिस्टेंस आपको ऊपर तीनों दिए गए थे ना, इन तीनों को पकड़ो और पकड़ के पैरेलल में लगा दो तो आपको ये 1 ओम तो मिल जाएगा। इतनी बात समझ में आई आपको? यस सर। अच्छे से सभी बच्चों को ठीक है। अब बात आती है सामने कि ये 4 ओम कैसे लाएं, ये बताओ जल्दी से कि 4 ओम कैसे आएगा, बिकॉज ये मेन चीज है। चलो सोचो जल्दी से कैसे आएगा बेटा 4 ओम। एक बार हिट एंड ट्रायल प्रोसेस आप यूज कर सकते हैं और आपको ये देखना पड़ेगा कि कैसे आएगा। और मजे की बात तो ये भी है कि आप चीटिंग भी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, क्योंकि क्वेश्चन आपके सामने ही है ना जी। बताओ बेटा ध्रुव कैसे करेंगे? बेटा बताओ कैसे करेंगे? अरे बोल दे, इतनी क्या शर्मा रहा है आप? सीधा बोल नहीं आता सर हमको। योगेंद्र आप बताइए बेटा कैसे लगेगा? आई गेस योगेंद्र आपकी पहली क्लास हो। योगेंद्र जी दो आईडी दिखा रहे हैं। योगेंद्र जी आपकी दो आईडी दिखा रही है बेटा, दो आईडी से लॉगिन करी हुई है क्या आपने? दो फोन पे चला सर एक मेरा भाई है। क्या सर एक मेरा भाई है। अच्छा ओके। देखो बेटा ध्यान समझो, अगर हमारे पास ये जो रेसिस्टेंस दिए गए थे, एक है 2 ओम्स का, एक था बेटा 3 ओम्स का और एक था 6 ओम्स का। एक काम करते हैं, जरा हिट एंड ट्रायल प्रोसेस पे चलते हैं। हमें पता है कि अगर हम इसको और इसको ले लें जरा एक बार और इन दोनों को लेकर हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, हमारे पास 3 नहीं है मान लो, अभी मेरे पास कितने हैं सिर्फ 2 मान लो। तो अगर मैं 2 को लेके पैरेलल में कनेक्ट करूं तो R टोटल की वैल्यू क्या थी बेटा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ठीक है, क्या मैं R1 के प्लेस पे अगर डायरेक्ट 3 और R2 के प्लेस पे डायरेक्ट 6 लिख दूं तो क्या किसी को कोई दर्द होगा? लिख सकता हूं। अभी मैं बस 2 ओम को भूल जाओ अभी थोड़ी देर के लिए, 2 ओम है ही नहीं मेरे पास मान लो, अभी मेरे पास सिर्फ क्या है 3 ओम और 6 ओम्स। तो अगर 3 ओम्स और 6 ओम्स है तो मैं ऐसे पैरेलल में लगा सकता हूं उनको। जरा एलसीएम लो बेटा, क्या आएगा ऊपर 2 और यहाँ पे बेटा क्या आएगा 1। जब आपने इसको सॉल्व कर लिया बेटा ऊपर आ गया 3, नीचे क्या आ गया बेटा 6। जब आपने इसको सॉल्व करा तो बेटा यहाँ से आ गया 1 अपॉन 2 ओम्स। ठीक है, अब जब हम इसको देखेंगे तो ये 1 अपॉन R टोटल की वैल्यू है बेटा क्या 1 अपॉन 2। तो जब 1 अपॉन R टोटल की वैल्यू बेटा 1 अपॉन 2 है तो ऐसी कंडीशन में बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप कराओगे तो R जो टोटल है उसकी वैल्यू क्या निकल के आ गई 2 निकल के आ गई कि नहीं आ गई? बताओ 2 निकल के आ गई। अब आप देखो, अब आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ, हमें कितना चाहिए था 4 ओम्स। बेटा 2 ओम का रेसिस्टेंस मेरे पास सबसे पहला था जिसको मैंने यूज ही नहीं करा, और दूसरा रेसिस्टेंस इन दोनों को पैरेलल में जब अरेंज करा तो मेरे पास कितना निकल के आया बेटा 2 ओम्स। तो अगर मैं ये 2 और ये वाला 2 निकल के जोड़ दूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 4 ओम्स। यस सर। सिंपल खत्म बात। तो मतलब क्या होगा कि अगर मुझे जोड़ना है 2 ओम 3 ओम्स और 6 ओम्स को कितने ओम्स लाने के लिए 4 ओम्स लाने के लिए, तो मैं क्या करूं, मैं सबसे पहले इन दोनों को यानी कि R2 और R3 को तो मैं पैरेलल में जोड़ूंगा, लेकिन उनका जो रिजल्ट आएगा उसको मैं R1 के साथ सीरीज में जोड़ दूंगा। अभी क्लियर है? यस सर। एक बार इसकी थ्योरी पढ़ा दें आपको। यस सर। देखो बेटा अब बोला ध्रुव, द सर्किट डायग्राम बिलो शोज द कनेक्शन ऑफ 3 रेसिस्टर्स। हालांकि अभी सर्किट तो मैंने आपको दिखाया ही नहीं, मैंने तो पहले ही सॉल्व कर दिया न्यूमेरिकल, कोई नहीं, ये देख लो, ये है आपके सामने, दिख रहा है? तो बेटा सबसे पहले हमने R2 को और R3 को सॉल्व करा, जो कि कौन कौन थे 3 ओम और 6 ओम। इसको सॉल्व करने पे रिजल्टेंट क्या निकाल लिया हमने 2 ओम्स का। ये देखो दिख रहा है आपको सर्किट डायग्राम, ये दोनों के दोनों बेटा कैसे लगे हैं,
ये देखो, अगर आपको ये नहीं लगाना तो आप इसको ऐसे लगा लो। चलो मैं आपको एक बार सर्किट फिर दिखाता हूँ बना के। आप चाहो तो आप इसको ऐसे भी लगा सकते हो कि यहाँ से एक इस तरह से एक रेसिस्टेंस आया जो कि बेटा कितने ओम्स का होगा बताओ, 2 ओम्स का, ठीक है। अच्छा आगे अभी यहाँ पर एक रेसिस्टेंस लगा हुआ है जो कि कितने ओम्स का है बेटा, 3 ओम्स का, पहले, क्योंकि पहले रेसिस्टेंस में पैरेलल आपको यूज करना है, पहले पैरेलल कनेक्शन है, उनका जो रिजल्ट है वो बाद में सीरीज है, तो पहले पैरेलल का अरेंजमेंट होगा, इसीलिए बच्चे गलती करते हैं, पहले 2 ओम्स लगा देंगे फिर बाद में ये लगा देंगे, गलत हो जाएगा आंसर, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अच्छा क्योंकि मुझे पैरेलल में लगाना है तो मेरा जो दूसरा रेसिस्टेंस होगा वो कैसे आएगा, वो 6 ओम्स का यहाँ पर आ जाएगा इसी के ऊपर, देख पा रहे हो। तो बेटा ये क्या हो गया, अब इसको आप कनेक्ट कर दो किसी बैटरी के थ्रू, बस बन गया अरेंजमेंट आपका। ये देखो, तो ये क्या हो गया, इन दोनों ने मिलकर आपको कितना दे दिया, पहले वाले दोनों ने बेटा सॉल्व होकर आपको दे दिया यहाँ से, यानी कि ये जब पूरा सॉल्व हुआ ये अरेंजमेंट, तो ये अरेंजमेंट सॉल्व हो गया 2 ओम्स हो गया, और बेटा आगे जो करंट मूव करेगी तो उसको सीरीज में मिलेगा रेसिस्टेंस, तो 2 ओम्स और 2 ओम्स ये जुड़ के फाइनली कितना दे देगी, क्लियर है। अगर सर्किट बेटा ऐसे नहीं बनाना तो सर्किट ऐसे बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये देखो, फिर जब वो 2 ओम्स आया था तो उस 2 ओम्स को हमने 2 ओम्स के साथ सीरीज में जोड़ दिया, तो हमारा आंसर क्या हो गया फाइनली 4 ओम्स, क्लियर है। यस सर। ये देखो, अब ये वाला जिसमें 1 ओम, तो 1 ओम्स कैसे आया था वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तीनों को बेटा किस में जोड़ देंगे हम, पैरेलल में, तो जब तीनों को पैरेलल में जोड़ देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा ये मत देखना ये कैसे हो गया 1 अपॉन में ये सब कैसे लिखा है, इसको छोड़ दो, इन्होंने डायरेक्ट ही क्या करा, डायरेक्ट इन्होंने सॉल्व करके आपको ये वैल्यू बता दी है, आप अपना फॉर्मूला लगाना, आंसर आपका सेम ही आएगा, डोंट वरी, क्योंकि ये 1 अपॉन आर ना करके ना ये आर लिख रहा है, क्योंकि इसने यहाँ पे 1 अपॉन कर दिया पूरा, ठीक है, तो वो काम उसने वही काम करा है, लेकिन आप अपना नॉर्मल तरीके से सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी क्लियर हो गया। यस सर। यस सर। यस सर। आगे देखिए, अब आपसे कह रहे हैं कि व्हाट इज द हाईएस्ट, द लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस दैट कैन बी सिक्योर्ड बाय द कॉम्बिनेशंस ऑफ 4 कॉइल्स ऑफ दिस एंड दिस। अब मैं आपको एक चीज थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से चीजों को समझना, ठीक है बेटा। एक उठाते हैं ब्लैंक स्क्रीन, दिख रही है सबको, ब्लैंक स्क्रीन दिख रही है, यस सर। यस सर। ठीक है, देखो ध्यान से, मेरे पास यहाँ पे रेसिस्टेंस है बेटा, एक रेसिस्टेंस है मेरे पास 10 ओम्स का 10 ओम, दूसरा रेसिस्टेंस है बेटा मेरे पास मान लो यहाँ पर 20 ओम का, ठीक है, और एक रेसिस्टेंस है मान लो मेरे पास 5 सर। क्या कह रहे हो, कहते हो फिर चुप हो जाते हो। चलो देखो, अगर मान लो इन तीनों को हम लगा दें जल्दी से सीरीज में, शाबाश जल्दी बताओ, अगर हम इन तीनों को सीरीज में लगाए तो आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ। 35 ओम। 35 ओम। 35 आर टोटल की वैल्यू बेटा आ रही होगी 35 ओम्स, ठीक है ना। मैं आपको यहाँ से ना एक बात और प्रूफ करूंगा अभी, ठीक है, थोड़ी देर में मैं रिलेट कराऊंगा आपको चीजों को, जरूरी है वो ना। दूसरी बात, अगर मैं इसी का पैरेलल करेक्शन आपसे पूछूं कि पैरेलल में क्या आंसर आएगा, इन्हीं तीनों को एक साथ अगर मैं पैरेलल में लगा देता, बताइए पैरेलल में क्या करेंगे भाई, 1 अपॉन आर टोटल जो है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 1 अपॉन आर 1 मतलब 1 अपॉन 5 प्लस में 1 अपॉन 10 प्लस में बेटा 1 अपॉन 25। तो आप जब सॉल्व करोगे तो आंसर क्या निकलेगा, यहाँ से एलसीएम क्या आएगा बताओ, एलसीएम क्या आएगा 60। तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे इसको, तो 5 से जब आप सॉल्व करोगे कितना आ रहा होगा 12, 10 से सॉल्व करोगे 6 आ रहा होगा, और 20 से सॉल्व करोगे तो 3 आ रहा होगा, ठीक है। 60 कैसे आ गया, 5 ओम 10 ओम और 20 ओम है, नहीं वो क्या नाम है 25 आपका 90 आएगा। 21 अपॉन 60 आएगा बेटा, है ना। 12 6 18, 18 और 3 कितना हो गया 21, 21 अपॉन 60, इसको सॉल्व करो, 3 से कैंसिल करो 7 अपॉन 20, और जब आप इसको फाइनली सॉल्व करोगे तो आर टोटल की वैल्यू पलट जाएगी, तो क्योंकि 1 अपॉन आर चल रहा था ना, तो यहाँ पे 7 अपॉन 20 है, तो जब आर निकालोगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो 20 अपॉन 7 यानी कि 20 अपॉन 7 ओम्स, ये आपका आंसर होगा किसमें, पैरेलल में। बताओ ये बात नहीं समझ में आ रही है, जल्दी बताओ। यस सर। अभी आपने आंसर गलत कैसे निकाल दिया ध्रुव बेटा, आंसर कैसे गलत कर दिया आपने,
बिल्कुल नहीं बोलते हो, गलत बात है, इंटरेक्शन नहीं करते हो आप लोग। बस एक आपके बैच में बस मुझे ये चीजें खलती है कि जब मैं कुछ भी आप लोगों से बोलता हूँ तो सिर्फ 2-3 बच्चे हैं जो रिस्पॉन्स करते हैं, बाकी सारे बच्चे बस चुप रहते हैं। और ध्रुव का तो जब मन होता है तब बोलते हैं, तब नहीं मन होता तब नहीं बोलते हैं। बहुत बुरा लगता है मुझे ये चीज, गलत बात है। चलो क्या, मजबूरी है मेरी, पढ़ाना तो है ही आपको। यहाँ पे 35 ओम्स है बेटा, यहाँ पे 20/7 ओम है। मुझे एक बात बताओ, 35 ओम्स ज्यादा होता है कि ये 20/7 ज्यादा होता है? अगर आप इसको वैल्यू निकालो, देखो अगर ये 20 को मैं 21 मान लूं लेट से, तो ये लगभग 3 ओम के बराबर हो जाएगी वैल्यू, बताओ, क्योंकि 21/7 सॉल्व करोगे तो 3 ओम्स लगभग। तो बेटा ये सिर्फ 3 ओम्स है और ये बेटा 35 ओम्स है। तो आप मुझे एक बात बताओ कि सीरीज में जब मैंने सेम रेसिस्टेंस को जब सीरीज में लगाया तो मेरा रेसिस्टेंस ज्यादा आया, या जब मैंने सेम को पैरेलल में लगाया तो मेरा रेसिस्टेंस ज्यादा आया? बताइए। सीरीज में। तो याद रखिएगा, जब भी आपको ज्यादा रेसिस्टेंस चाहिए, बेटा ध्यान सुनो, जब भी आपको ज्यादा रेसिस्टेंस चाहिए तो पैरेलल में लगाओगे कि सीरीज में लगाओगे? सीरीज में, ठीक है। अब जब सीरीज में लगाओगे तो चीज समझ में आती बात, और जब आपको कम चाहिए तो कम लगाने के लिए किस में लगाओगे? पैरेलल में। ये बातें क्लियर हो गई। अब आप मुझे एक बात बताओ, आपके घर में जो सप्लाई आ रही, जो करंट आ रही है, आप क्या चाहते हो? वो करंट अच्छे से फ्लो करे या फिर खराब हो जाए? अच्छे से फ्लो करे, क्योंकि अगर करंट अच्छे से फ्लो होगी तभी तो वोल्टेज आएगी, बिकॉज वोल्टेज अल्टीमेटली करंट के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर करंट जितना सही रहेगी उतनी बेटा वोल्टेज सही रहेगी। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपने घरों में वायरिंग कर दी बेटा सीरीज में, घरों में वायरिंग कर दी सीरीज में, तो बेटा सीरीज में रेसिस्टेंस ज्यादा की कम? ज्यादा सर। 35 ओम का रेसिस्टेंस आ जाएगा आपके घर के अंदर अगर आपने सीरीज में लगा दी। और अगर रेसिस्टेंस जितना ज्यादा बेटा करंट उतनी कम। तो अगर करंट कम तो वोल्टेज भी कम, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो बेटा अगर वोल्टेज कम है तो अप्लायंसेस ज्यादा ग्लो करेंगे या बिल्कुल जलेंगे ही नहीं? बताइए। तो जलेंगे ही नहीं, मतलब जो ग्लो है वो बहुत कम होगा, लाइट बहुत कम दिखेगी आपको। इसीलिए देखो, क्योंकि अगर आपने सीरीज में लगा दिया तो सीरीज में वायरिंग करने का मतलब है आपने रेसिस्टेंस बहुत बढ़ा दिया, ठीक है। ये भी चीजें आप एक तरह से कह सकते हो। और अगर आपने रेसिस्टेंस बढ़ा दी तो रेसिस्टेंस बढ़ाने का दूसरा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या होगा कि करंट ड्रॉप डाउन हो जाएगी। बेटा करंट गिरेगी तो वोल्टेज ड्रॉप डाउन हो जाएगा, और वोल्टेज कम होने की वजह से अप्लायंसेस जो है वो प्रॉपर्ली जल नहीं पाएंगे अपनी फुल एफिशिएंसी के साथ। और अगर आप पैरेलल में लगाते हो तो पैरेलल में जो रेसिस्टेंस थे वो और कम हो गए। देखो कैसे बेटा, 5 ओम, 10 ओम और 20 ओम के जो रेसिस्टेंस थे, जब आपने इनको पैरेलल में लगाया तो इन्होंने अपने को ही कम कर लिया, और देखो 5 ओम से भी कम निकल के आया आपका ओवरऑल रेसिस्टेंस 3 ओम्स का, लगभग 3 ओम्स का। समझ रहे हो? तो बेटा रेसिस्टेंस जितना कम करंट उतनी अच्छी, और करंट उतनी अच्छी तो वोल्टेज भी ठीक ठाक अच्छा, और बढ़िया जलेंगे अप्लायंसेस। अभी क्लियर है? यस सर। यस सर। सर 60 कहाँ से आया? हैं? कौन बोल रहा है ये? सर नीलांश। नीलांश? यस सर। बेटा एलसीएम लिया? ये जो आपको 5 दिख रहा है ना, 5, 10 और 20 का एलसीएम लिया हमने? 20 आता है सर। क्या क्या कह रहे हो आस्था? आस्था कह रहे हो क्या? कौन बोल रहा है? 20 भी तो आ सकता है एलसीएम। अरे 20 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, 20 ले लो, चलो 20 से कर दें। एक मिनट को, अरे आंसर क्या, मल्टीपल होना चाहिए, क्या दिक्कत है? मुझे एक बात बताओ, क्या क्या था? 5 ओम्स था, 10 ओम्स था, 20 ओम्स था, ठीक है। तो 1/R टोटल को जब आप सॉल्व करोगे बेटा, तो ऊपर एलसीएम अगर आप 20 लेना चाहते हो तो 5 से करोगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। 10 से करोगे कितना आएगा? 20 से करोगे कितना आएगा? 1। तो अभी भी बेटा आंसर तो वही आने वाला है ना, 7/20, ठीक है। और R की वैल्यू निकालोगे तो 20/7 ही आएगा। तो क्या दिक्कत है? एलसीएम बेटा मल्टीपल ही तो होता है HCF का, बताओ। तो आप 60 ना मानो, चलो कोई बात नहीं, मैंने 60 इसलिए ले लिया कि वैल्यू बड़ी हो जाएगी, बस इसलिए ले लिया मैंने, कोई बात नहीं। अगर आपको 20 लेना है, 20 आंसर तो तभी सेम रहेगा, आंसर भी तो डाउट नहीं है बेटा। नीलांश सब क्लियर हो गया? यस सर। ओके बाबू, चलिए, चलो आगे से ध्यान रखेंगे, वही करेंगे जो आप लोग को जितनी नॉलेज अभी है, जिस लेवल पे भी आप हैं उस हिसाब से काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। धीरे धीरे बढ़ोगे ना यार, सीखने ही तो आए हो, कोई दिक्कत नहीं।
तो यहाँ से एक बात सीख गए होगे कि अगर वैसा भी कुछ लेंगे मल्टीपल तो भी आपका आंसर सेम आएगा, है ना। चलो Yes, sir. हाँ जी, तो अब आते हैं जरा अपने इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन क्या है, क्या रहा था, अब ध्यान से पढ़ो। कहता है व्हाट इज द हाईएस्ट एंड व्हाट इज द लोएस्ट टोटल रेसिस्टेंस। आपको पता है हाईएस्ट और लोएस्ट टोटल रेसिस्टेंस का मतलब क्या निकला। हाईएस्ट अगर आपको रेसिस्टेंस चाहिए तो आपको ये चारों के चारों किस में लगाने पड़ेंगे बेटा, सीरीज में, है ना, सीरीज में लगाने पड़ेंगे। और अगर लोवेस्ट चाहिए तो आपको ये चारों के चारों किस में लगाने पड़ेंगे, Parallel. बस खत्म हो गई बात। इसीलिए आपको उस स्लाइड पे लेके गया था और आपको चीजें समझाई थी और वहां से रिलेट करा दिया घरों में सप्लाई वाले केस को कि पैरेलल में होनी चाहिए। तो बेटा जोड़ लो, 8 4 12 12 12 24 24 24 48, तो 48 ओम्स का आपका आ गया सीरीज में, ठीक है। और यही आपका सबसे हाईएस्ट होगा। ये कैसा होगा, हाईएस्ट। और अगर आप क्या चाहते हो बेटा लोवेस्ट के लिए, तो लोवेस्ट के लिए आपको इनको किस में लगाना पड़ेगा, पैरेलल में। आ जाओ बेटा पैरेलल में एक बार लगा लेते हैं फटाफट। एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये वाला देखो, शाबाश। क्या क्या दिया हुआ है, देखो 1/4 दिया हुआ है, ठीक है। एक आपको दिया हुआ है 1/8, एक आपको दिया हुआ है 1/4, वन अपॉन 4, 1/8, 1/12, 1/24। तो आप इसको सॉल्व करेंगे बेटा, 24 तो यहाँ आ गया, 4 से सॉल्व करेंगे, ऊपर 6 हो गया, ऊपर 3 आ गया, ऊपर 2 आ गया, ऊपर 1 आ गया, ठीक है। और ये वैल्यू आ रही होगी 1/8 टोटल की, पता है ना आपको 1/8 टोटल की वैल्यू होती है ये हमेशा। तो सॉल्व करोगे तो 6 3 हो गया 9, 9 + 2 11 + 1 12, यानी आंसर बना आपका 12/24। जब इसको सॉल्व करोगे तो बेटा 1/2, है ना। और जब r फाइनली r टोटल निकालोगे तो कितना ओम्स, 2 ohm. तो देखो बेटा 2 ओम्स जो है ना, वो इससे भी जो पैरेलल में जो मेन छोटा वाला रेजिस्टेंस होता है ना, उसका आंसर बेटा उससे भी कम आता है। देख रहे हो, जैसे अभी 5 ओम था ना पहले वाले क्वेश्चन में, सबसे मिनिमम था 5 ओम। मैंने 5 ओम 10 ओम और 20 ओम लिए थे पिछले वाले क्वेश्चन में। तो जब आपने पैरेलल में लगाया था, इसका आंसर आया था 20/7, यानी कि लगभग 3 ओम्स आया था। तो देखो वो इस वाले से छोटे वाले से भी आंसर कम आता है। तो ये हमेशा ध्यान रखना, पैरेलल की खास बात ये है कि ये ओवरऑल रेजिस्टेंस को ड्रॉप डाउन करता है और करंट को क्या करता है, बढ़ाता है। करंट बढ़ेगी तो बेटा वोल्टेज बढ़ेगी, वोल्टेज बढ़ेगी तो बढ़िया से अप्लायंसेस चलेंगे। तो इसका आंसर 2 ओम्स हो गया ना, क्लियर है, कर लोगे। Yes, sir. अगला क्वेश्चन, why does the cord of an electric heater not glow while the heating element does। आपसे कहता है कि ये जो कॉर्ड होती है, कॉर्ड का मतलब समझ रहे हो, जो इलेक्ट्रिक हीटर की ना एक कॉर्ड भी होती है, ठीक है, वो ग्लो कभी भी नहीं करती, लेकिन while the heating element does, उसके अंदर जो एलिमेंट होता है ना बेटा हीटर का, वो आपको जलती हुई दिखती है। आपने देखा होगा ऐसे हीटर होता है, ये वाला हीटर होता है, तो बेटा हीटर में ऐसे ऐसे करके वायर्स लगी होती हैं। अगर आपने कभी देखा हो हीटर, इस तरह की वायर लगी होती हैं, ये इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये एलिमेंट आपको एकदम से जब ये जलता है तो आपको ऑरेंज ऑरेंज सा दिखने लगता है जलने के बाद। हीटर देखा कभी जलते हुए, यस सर। ऑरेंज ऑरेंज दिख रहा है, हाँ जी हाँ। तो वही आपसे कह रहा है कि जो उसकी कॉर्ड होती है, जो उसकी तार होती है, तार में जो होता है वो ग्लो नहीं करती, लेकिन हीटिंग एलिमेंट जो होता है बेटा वो ग्लो कर जाता है, ठीक है। तो कैसे ऐसा हुआ, पढ़िए, कौन पढ़ेगा यार, मेरा मुंह था क्या बोलते बोलते। चलो बेटा आसना पढ़िए जल्दी से बेटा, कैमरा ऑन करिए आसना और पढ़िए क्या लिखा हुआ है, आंसर पढ़ो बेटा एक बार, शाबाश। तब तक हम पानी का The सेवन करें। heating element of an electric heater is made of an alloy which has a high resistance. When the current flows through the heating element becomes too hot and glows red. The cord is usually made up of copper or aluminum which has low resistance, hence the cord doesn't glow. अब आपको एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात। घरों में जब हम वायरिंग करते हैं ना, तो हम कॉपर की वायरिंग का यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं कॉपर की वायरिंग का। इसका एक सबसे बड़ा रीजन बताऊं क्या है, क्योंकि कॉपर की जो वायरिंग अगर हम घर में करेंगे तो बेटा कॉपर की वायरिंग में जो रेजिस्टेंस होता है ना वो बहुत कम होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, बहुत लेस होता है, बहुत कम होता है। और आप बताइए अगर हम वोल्टेज को बढ़ाना चाहते हैं तो वोल्टेज को बढ़ाने के लिए बेटा हमें किसको बढ़ाना पड़ेगा, करंट को।
और अगर हम करंट को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें रेजिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, कम। तो हमें वो वायर यूज करनी चाहिए ना जिसका रेजिस्टेंस कम हो, इसीलिए हम घरों में कॉपर का वायर यूज करते हैं। अगर आप गलती से सिल्वर का वायर यूज कर लो फिर तो और ही मजा आ जाएगा, लेकिन सिल्वर बहुत महंगा है इसलिए हम यूज नहीं कर सकते। बहरहाल ये वाली पॉइंट तो आपको क्लियर होगी ना कि कॉपर की जो वायरिंग होती है या एल्यूमिनियम की जो वायरिंग होती है इनका रेजिस्टेंस कम होता है कंपैरेटिवली। ठीक है, ये ध्यान रहेगी ये वाली बात। आप देखो लिखा हुआ है कि why does the cord of an electric heater not glow while the heating element does। जो कॉर्ड है हीटर की वो तो ग्लो नहीं करती, लेकिन हीटर का जो एलिमेंट है वो करता है। अब आप ध्यान से मेरे क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे सोल्यूशन को। देखो बेटा, द हीटिंग एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज मेड अप ऑफ एन अलॉय व्हिच हैज अ हाई रेजिस्टेंस। जिसका रेजिस्टेंस क्या है बेटा, हाई है। अब आप देखो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बेटा बात कर रहे हैं हीटिंग एलिमेंट की। ठीक है, यहाँ जो हीटिंग आपको एलिमेंट दिख रहा है, हीटिंग एलिमेंट मैं यहाँ लिख भी रहा हूँ ताकि आपको चीजों को रिलेट करा पाऊँ। ये जो हीटिंग एलिमेंट आपको दिख रहा है ये किसका बना हुआ है बेटा, हीटिंग एलिमेंट ये बना है अलॉय का। ठीक है, ये एक अलॉय क्या होता है, अलॉय वो चीज होती है जिसमें दो या दो से ज्यादा जो मेटल्स होती हैं उनका एक मिक्सचर होता है ना, उनको हम अलॉय बोल देते हैं। ठीक है, जैसे ब्रॉन्ज है, जैसे ब्रास है, ब्रास ब्रॉन्ज है ना, जर्मन सिल्वर। ठीक है, ये सारे के सारे जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये अलॉयज होते हैं। तो द हीटिंग एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज मेड अप ऑफ एन अलॉय व्हिच हैज अ हाई रेजिस्टेंस। और अगर अलॉय का बना हुआ तो बेटा इसका रेजिस्टेंस क्या है, बहुत ज्यादा हाई है, ऐसा कहा गया है। बहुत अच्छा, आगे चलते हैं। When the current flows through the heating element becomes too hot। ठीक है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है और ये अलॉय ज्यादा है, मतलब अलॉय का बना हुआ है, तो इसका रेजिस्टेंस जो होता है जब आप करंट इसमें फ्लो कराओगे तो हीटिंग पे क्या होगा, ये बेटा बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, एलिमेंट गर्म हो जाएगा। ये एलिमेंट बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, टू हॉट हो जाएगा, बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। और अगर बहुत ज्यादा गर्म कोई चीज हो जाती है तो मुझे बताओ क्या वो कलर अपना चेंज नहीं करने लगती। आपने कभी लोहे की कभी वो देखी है अनीलिंग वगैरह होते हुए, मतलब लोहे को एकदम अंदर जब करते हैं, आग के अंदर डाल देते हैं, लोहा एकदम ऑरेंज ऑरेंज सा हो जाता है। ठीक है, तो ये ऑरेंज ऑरेंज होना होता है, ये क्यों होता है, क्योंकि उसको आपने बहुत ज्यादा हॉट कर रहा है। ठीक है, तो जब हॉट करोगे तो बेटा वो क्या होता है, वो रेड कलर में दिखने लगता है, बस और कुछ नहीं है, बस उसकी हॉटनेस की वजह से उसका कलर आपको रेड रेड सा दिखता है। The cord is usually made up of copper और aluminium which has a low resistance। इनका जो रेजिस्टेंस होता है वो कंपैरेटिवली क्या होता है बेटा, कम होता है। Hence the cord does not glow। इसलिए बेटा cord glow नहीं करती। अब यहाँ से एक बात सुनना, बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, अगर कभी किसी एलिमेंट का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो कोई भी हो सकती है, मेटल का अगर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो जब आप उसको जलाएंगे, जब आप उसको बर्न करेंगे तो बेटा, अच्छा रेजिस्टेंस ज्यादा है तो बेटा करंट क्या होगी, कम, तो कम होनी चाहिए। लेकिन याद रखिएगा वो उतना ही ज्यादा ग्लो भी करेगा। तो रेसिस्टेंस अगर ज्यादा है एलिमेंट का तो उसका लाइट जो मतलब जो ग्लो करने वाली जो उसकी चमक है वो भी उतनी ज्यादा होगी जितना रेसिस्टेंस ज्यादा है। ये बात समझ में आ रही है, बताओ। तो ओवरऑल इस क्वेश्चन में दो बातें निकली, एक निकल के सामने आई बेटा इलेक्ट्रिक एलिमेंट, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक एलिमेंट है, और एक निकल के आई इलेक्ट्रिक हीटर की कॉर्ड। ठीक है, जो तार है, कॉपर की जो तार हो गई। तो कॉर्ड जो है, जो वायर है, उसका रेसिस्टेंस कम, तो उसकी ग्लो भी कम, वो नहीं जलती है इसीलिए, है ना। और अगर हम बात करेंगे बेटा एलिमेंट की, तो एलिमेंट का रेसिस्टेंस ज्यादा, और अगर एलिमेंट का रेसिस्टेंस ज्यादा है तो एलिमेंट के अंदर हीट भी ज्यादा होगी। हीट की बात हो रही है, हीट, करंट की बात नहीं हो रही, इसको ध्यान से समझें। ठीक है, चीजों में मिलाइएगा मत कुछ। तो हीट भी ज्यादा, और अगर हीट ज्यादा तो बेटा क्या होगी, उसकी वजह से ग्लो भी ज्यादा करेगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है। आपको शायद ना समझ में आ रही हो कि हीट ज्यादा कैसे हुई, है ना, मे बी आपके मन में एक बात ये आ रही हो कि हीट ज्यादा कैसे हुई। चलो एक बार और समझाता हूँ, कोई बात नहीं, देखो ध्यान से बेटा, ये आ रही थी करंट, ठीक है, एक ये करंट आई, मान लो ये करंट थी 20 एम्पियर की, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, 20 एम्पियर बहुत बड़ी चीज हो जाती है। खैर, यहाँ से एक रेसिस्टेंस लगा हुआ है, मान लो 50 ओम का, ठीक है, और ये मान के चलो रेसिस्टेंस बहुत हाई है 50 ओम की। जब ये आया तो रेसिस्टेंस क्योंकि ज्यादा है, तो बेटा अगर ज्यादा है तो करंट आएगी जब इसके आगे, यहाँ पर इससे आके लड़ेगी, ठीक है। तो या अगर मैं आपको और सिंपल एग्जांपल देता हूँ आपको, क्योंकि एम्पियर एम्पियर में कंफ्यूज रहोगे। चलो फिर मैं मैग्नीट्यूड ना दोनों का सेम कर रहा हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए। आप ये मत सोचना कि मैग्नीट्यूड सेम होता है, क्योंकि रेसिस्टेंस की यूनिट ओम्स है और करंट की एम्पियर है, बट मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे सेम कर रहा हूँ ताकि आप समझ पाए। दो केस ले रहा हूँ, देखो ये दो केस आ गए मेरे पास। एक केस में बेटा
मैंने आर जो रेसिस्टेंस है मैंने मान लिया कि वो 5 यूनिट है, मैंने मान लिया 5 यूनिट है कौन, रेसिस्टेंस, ठीक है। और अगर रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा है, खुद सोचो, रेसिस्टेंस को हमने 5 यूनिट अगर कर दिया मान लीजिए, तो हमने यहाँ पे मान लिया कि जो बेटा करंट है वो कम होगी, मान दो ना करंट क्या होगी, कम होगी। तो अगर 5 यूनिट है तो 5 यूनिट के हिसाब से हमने करंट मान ली कि लेट से 3 यूनिट है। करंट कितने यूनिट है बेटा, 3 यूनिट है। एक हमने केस ये ले लिया। अब आप देखो, अगर करंट 3 यूनिट है और रेसिस्टेंस 5 यूनिट है तो दोनों में ज्यादा ताकतवर कौन है, रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस ज्यादा ताकतवर है। तो रेसिस्टेंस का वैसे ही काम है कि अगर करंट कम है तो करंट को तो और कम कर दो, रेसिस्टेंस यही तो करेगा। तो बेटा इस समय ये दोनों आपस में यहाँ पे क्या करेंगे, लड़ाई करेंगे। ये दोनों इस समय यहाँ पे आपस में क्या करेंगे, लड़ाई। और जब लड़ाई होगी तो खून खराबा वही होगा ना उसी टाइम पे। आप खुद सोचो, यहाँ देखो, यहाँ पर बेटा 10 यूनिट की करंट आ गई, मान लो यहाँ पे आई जो था, आई की वैल्यू 10 यूनिट। तो अगर आई की वैल्यू 10 यूनिट है तो हमने रेसिस्टेंस को बेटा कम कर दिया। जरा ध्यान से देखना, रेसिस्टेंस मान लो हमने यहाँ पे कर दिया, सिर्फ 3 यूनिट का रेसिस्टेंस लगाया, क्योंकि रेसिस्टेंस हम जानबूझ के कम कर रहे हैं। तो आप मुझे एक बात बताओ बेटा कि अगर रेसिस्टेंस कम है और करंट बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर जो अभी भी लड़ाई तो होगी, लेकिन अब जो लड़ाई होगी वो ज्यादा होगी कि कम होगी, बेटा रेसिस्टेंस उतना ताकतवर नहीं है यहाँ पे इस वाले केस में, ऊपर वाले केस में। तो करंट को कहेगा कि ठीक है बहन, तू बहुत ज्यादा है मैग्नीट्यूड में, मैं तेरा नुकसान तो करूंगा लेकिन थोड़ा ही कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे अंदर उतनी ताकत नहीं है जितनी तू है ना। तो ये करंट, इसको रेसिस्टेंस करंट को क्या बोलेगा कि ठीक है बहन, तू 10 एम्पियर आई है, लेकिन मेरा नेचर है कि मैं तेरे से लड़ूंगा, और मैं तब तक लड़ूंगा जब तक मैं तुझे थोड़ा बहुत कम ना कर दूं। तो ये इसने इसको बोला कि चल 10 यूनिट तू आ रही है ठीक है, लेकिन मैं तेरे को निकलने दूंगा सिर्फ 8 यूनिट। तो करंट कहती है कोई दिक्कत नहीं है, निकलने तो दे मेरे को, 8 यूनिट निकल गई यहाँ पे, वो करंट आराम से जा रही है। तो अभी भी धक्का मुक्की तो यहाँ पर हुई है ना, लड़ाई तो यहाँ पर हुई, लेकिन यहाँ पर जब लड़ाई हुई तो वो लड़ाई कम है। और अगर लड़ाई कम है तो खून खराबा कम हुआ, मतलब हीट कम निकली। लड़ाई का मतलब किससे समझ रहे हो, हीटिंग से। भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर यहाँ रेसिस्टेंस खड़ा या एम्पियर है, ये दोनों एक दूसरे से आके लड़ रहे हैं, तो वहीं पे तो हीट निकलेगी वो ज्यादा से ज्यादा। और ज्यादा हीट कब निकलेगी, जब रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। अब समझ में आ रही चीजें आपको, जब रेसिस्टेंस ज्यादा है तो वो पूरी कोशिश करेगा कि करंट को ड्रॉप डाउन करें, और आगे जाके जब रेसिस्टेंस बड़ा है, करंट को ड्रॉप डाउन कर रहा है, तो वहीं पे हीट ज्यादा निकलेगी। इसीलिए यहाँ पे ये बात लिखी हुई थी कि जो इलेक्ट्रिक का आपका एलिमेंट है, तो एलिमेंट का रेसिस्टेंस ज्यादा, अगर रेसिस्टेंस ज्यादा तो पूरी की पूरी कोशिश करेगा कि भैया करंट को ज्यादा से ज्यादा मार सके, है ना। क्योंकि करंट खुद जाके नहीं चाहेगी कि कोई मुझे मारने आए, रेसिस्टेंस का काम है करंट को कम करना। तो जितनी ज्यादा करंट होगी और रेसिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, वो रेसिस्टेंस पूरी कोशिश करेगा कि मैं अपने मैग्नीट्यूड को इस करंट को कम करने में लगाऊं, और कोशिश करूं कि करंट को पूरा का पूरा खत्म ही कर दूं। तो जब रेसिस्टेंस लगा रहेगा थ्रू आउट, तो ज्यादा लगेगा तो बेटा ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, और ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी तो हीट ज्यादा निकलेगी ना। बताओ। Yes. Yes, sir. Clear है. बाकी लोग भी बता दें। Yes, sir. यस सर। रहम खाओ थोड़ा। बता दो, इतना चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहे हैं आपको, गला बैठ जाता मेरा। मेरे घर वाले कहते तो आजकल बड़ा पानी पी रहा है। मैं को क्या बोलूं यार, क्लास होती है इतनी इतनी। नीलांश बेटा क्लियर हुआ? यस सर। स्मृति, Yes, sir. अर्चिता बेटा आपको? Yes, sir. देवांगना जी Yes, sir. सभी को क्लियर है ना? ओके। तो यहाँ से एक बात ये सीखी कि क्या आज के बाद अगर कभी भी बेटा रेसिस्टेंस ज्यादा है, हाँ आज के बाद अगर कभी भी रेसिस्टेंस ज्यादा है, तो उसका मतलब ये हुआ करंट कम है, मतलब आई कम है। और अगर आई कम है तो बेटा हीट भी ज्यादा है। हीट क्या है, ज्यादा है, ठीक है। हीट का मतलब वही एनर्जी, एनर्जी का मतलब वो जो लाइट एनर्जी उसकी बात हो रही है, ठीक है। एक फॉर्मूला पढ़ाया गया था, याद है? H equals to I square RT। तो
आपको सोचो, हीट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। याद है, पढ़ाया था। तो हीट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ऑब्वियस सी बात है रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा बेटा हीट उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस उतनी कोशिश करेगा कि करंट को मैं कम कर लूं। तो हीट ज्यादा होगी तो बस वही बात है, ग्लो करेगा। कॉर्ड में होती नहीं है, ऐसे वो नहीं करता। चलो आगे बढ़ते हैं। लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, यूट्यूब पे देख लेना, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना बाद में। आगे बढ़ते हैं। Compute the heat generated while transforming 96,000 coulomb of charge in 1 hour through a potential difference of 50 volts। देखो यहाँ पे क्या क्या चीजें बेटा उसने आपको दे रखी है, उसको एक बार हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे। आपसे कहता है कि कंप्यूट द हीट जनरेटेड, कहता है हीट निकालो बेटा, एच निकालो। हीट का मतलब क्या था, एच ही तो था। एच कहता है एच निकालो। हमने कहा ठीक है भाई निकालेंगे। while transferring 96,000 coulomb of charge, बेटा चार्ज की यूनिट क्या होती है, सॉरी चार्ज का सिंबल क्या होता है, बताओ कौन बताएगा। चार्ज का सिंबल क्या था, क्यू सर, क्यू। हाँ क्यू। तो बेटा क्यू जो था वो चार्ज का सिंबल था। तो क्यू की वैल्यू कितनी दे दी उसने हमें, 96,000। बहुत बढ़िया। इतने क्या, हाथी घोड़ा बैंगन कद्दू क्या, कूलम सर, कूलम्स, ठीक है। आगे चार्ज इन 1 आवर, टाइम कितना दे दिया बेटा उसने, 1 घंटा, 1 आवर। लेकिन आप जानते हो कि फिजिक्स में हमेशा हम कौन से वाले में बात करते हैं, सिस्टम में, एमकेएस। तो अगर एमकेएस सिस्टम में बात करते हैं तो बेटा 1 घंटे को सेकंड्स में कन्वर्ट करना जरूरी है। तो जैसे ही हम 1 सेकंड को बेटा 1 घंटे को सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो आप जानते हो आजकल कितने घंटे सेकंड होते हैं 1 घंटे में, 3600, ठीक है। पहले भी 3600 ही होते थे, आज भी 3600 होते हैं। तो चलो ये चीज हो गई। अब आप जानते हो कि कूलम पर सेकंड को बेटा क्या बोला जाता है, कूलम पर सेकंड को क्या बोलते थे, याद है आपको, एम्पियर सर। एम्पियर। एम्पियर और एम्पियर क्या होता है बेटा, आई यानी कि करंट। तो अगर मुझे करंट निकालनी है तो करंट का एक फॉर्मूला मैंने पढ़ा था, I इक्वल्स टू Q बाई टी, याद है, या Q इक्वल्स टू IT, सब कुछ पढ़ा है मैंने आपको। तो यहाँ चार्ज पर सेकंड आपको एम्पियर देता है, मतलब करंट देता है। तो अगर मैं अपनी I निकालना चाहता हूँ तो बाबू मुझे क्या करना पड़ेगा, करंट यानी कि I निकालने के लिए Q अपॉन T, और Q की वैल्यू कितनी है 96,000। तो क्या मैं यहाँ पे 96,000 लिखूं तो किसी को कोई दर्द, नो सर। और नीचे अगर 36 लिखूं तो नो सर। लिख सकते हैं बेटा, 2 0 से 2 0 गुजर गए। 36 का अगर आप टेबल पढ़ोगे तो 36 कितना होता है, 96 कैंसिल हो सकता है क्या, बताइए। 12 से काट दीजिए, यहाँ पे 3 आएगा बेटा, ऊपर 80 आएगा, ठीक है। 12 8 जा 96 होता है, तो ऊपर आंसर आ रहा होगा आपका 80 अपॉन 3। तो 80 अपॉन 3 बेटा क्या निकल के आ रहा है आपका, बताओ, एम्पियर। क्या निकल के आ रहा है, 80 अपॉन 3 एम्पियर। मतलब अगर इस क्वेश्चन में मेरे से ये कहता कि भैया हीट अभी मत निकाल लो, बस मुझे करंट बता दो, तो करंट निकालने के लिए भी मैं सिंपल सा काम कर सकता था भाई। करंट का फॉर्मूला था Q अपॉन T यानी कि चार्ज अपॉन में टाइम। तो जब आप चार्ज पर सेकंड निकालते हो तो वही करंट एक्चुअली भाई, 1 सेकंड में कंडक्टर में से कितना चार्ज निकल रहा है वही तो करंट होती है, आप जानते हो ये बात। तो अगर वही करंट है तो बेटा हमने वो निकाल दिया। तो करंट कितनी निकल के आई बेटा हमारे सामने, 80 अपॉन 3। क्या ये बात सभी को क्लियर है? यस सर। यस सर। तो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V कितना पता है हमको, 51। ठीक है। अब आप बेटा ध्यान से देखो, हमने अभी अभी यहाँ पर करंट निकाल ली और करंट की वैल्यू मेरी निकल के आई 80 अपॉन 3। क्या निकल के आई बेटा, 80 अपॉन 3 एम्पियर। अब आप और आगे बढ़ो बेटा, आप जानते हो यार ये गंदे काम कौन कर रहा है, हाँ आई की वैल्यू आ गई 80 अपॉन 3। हम नहीं करते वो ऑप्शन यूज, तो आप लोग परेशान करने लगते हो, अब नहीं कर पाओगे। चलो तो V इक्वल्स टू 80 अपॉन 3 हो गया। और देखना ये जिसने भी बच्चा करा है उसको दोबारा यूज करने की कोशिश करेगा कि कैसे नहीं कर पाएंगे, करेंगे नहीं कर पाओगे। देखो V की वैल्यू कितनी निकल के आई है, 50 वोल्ट्स। तो V की वैल्यू बेटा 50 वोल्ट उसने दे रखी है। अब आप देखो अगर मुझे हीट निकालनी है तो बेटा हीट का फॉर्मूला भी मैंने क्या पढ़ा था बताओ, H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। बेटा ये तो फॉर्मूला पढ़ा था बेटा। मेरे पास I मैंने निकाल लिया है, देखो 80 अपॉन 3 I निकाल लिया था। T मेरे को तो खुद ही दिया गया है 3600। और बेटा अगर मैं R ले आऊं कहीं से तो बस कल्याण हो जाएगा, मानते हो कि नहीं मानते हो? तो R निकालने के लिए बेटा मेरे पास V भी है और मेरे पास I भी है, तो भाई ओम्स लॉ कब काम आएगा,
बताओ, यही तो काम आएगा। तो V इक्वल्स टू Yes sir. IR. IR। तो बेटा जब आप यहाँ पे लगाओगे V इक्वल्स टू IR, तो यहाँ पे वोल्टेज कितनी है आपको पता है, 50 वोल्ट्स, ठीक है। और ये जो I है बेटा ये नीचे आएगा ना, मतलब 80/3 नीचे आएगा घूम के, तो 80/3 आपने नीचे लिख दिया यहाँ पे घूम के, तो 3 पलट के ऊपर आएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू है आपकी एक्चुअली में 50 इंटू में 3/80। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 0 से देखो 0 कैंसिल, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ रही होगी 15/8 ओम्स। ये आपका क्या निकल के आया बेटा, ये आपका रेजिस्टेंस निकल के आया, आर की वैल्यू निकल गया। यहाँ तक बातें क्लियर हैं? Yes, sir. Yes sir. सभी को बेटा जो Yes, sir. समझा रहे हैं मैं कोशिश करूँ कि मैं आपको आराम आराम से समझाऊं, और मेरे ख्याल आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। चलिए तो डायरेक्ट यूज कर ही लेते हैं। H इक्वल्स टू I² RT फॉर्मूला था। इनको मत देखना इन्होंने क्या करा है, आप अपने मेथड पे स्टिक रहो, जो मैं सिखा रहा हूँ वो करना। ये मत देखना ये 26.66 कहाँ से आ गया, सब बेकार की बात है। बस देखो अभी करंट क्या निकल के आई थी वो बताओ मेरे को जल्दी से, करंट क्या निकाला था हमने, 80/3। Yes sir. करंट 80/3, तो बेटा 80/3 यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। 80/3 हमने यहाँ लिख दिया, ये इतने एम्पियर आ गया था करंट, बहुत बढ़िया। और वोल्टेज हमें दी गई थी, बट नहीं वोल्टेज नहीं, रेजिस्टेंस कितना निकाला था हमने, वोल्टेज तो यूज हो गया ना, रेजिस्टेंस कितना निकाला है हमने 15/8, तो रेजिस्टेंस आ गया बेटा 15/8 ओम्स। क्लियर है? बस Yes sir. और क्या पता था, टाइम तो आपको पता ही है 3600 है, ठीक है। बस पुट करो आंसर लो। देखो अगर हमें H निकालना है तो H के लिए I², बेटा I की वैल्यू है 80/3, तो I का जब स्क्वायर करोगे तो मतलब क्या हो गया 80/3 इंटू 80/3, मानते हो? Yes sir. 80/3 बेटा इंटू में 80/3 दो बार हो गया, नहीं तो फिर ये ऐसे कर लो कि 6400/9 लिख लो, एक ही बात है। लेकिन ऐसा करना मत, क्योंकि अगर कुछ कैंसिलेशन हो रहा होगा तो हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा R कितना निकल गया बेटा 15/8, तो बेटा 15/8 हमने R भी लिख दिया, देखो। और बेटा टाइम कितना निकल के आया था 3600 seconds. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हीट निकल आएगी, और बेटा ये हीट जो होगी इसका आंसर यूनिट क्या होगी हीट की, जूल। हीट की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, जूल होगी। बस इसको सॉल्व करो, देखो ध्यान से बेटा 3 3 कितना होता है Sir, 9. 9. 9 से इसको कैंसिल करते हैं तो क्या ये ऊपर 400 आ जाएगा, Yes sir. मानते हो इस बात को? Yes sir. और बेटा 8 से अगर मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करूँ तो ये 50 आ जाएगा, ये भी बात मानते हो? Yes sir. तो ऊपर क्या क्या बचा, ऊपर बचा बेटा 80 इंटू में 80 इंटू में बेटा 15 और इंटू में 50. 50, ये आ गया। अब आप देखो इनको जब आप सॉल्व करोगे तो 8 8 होता है 64, ठीक है, और 2 0 लगे हैं तो 2 0 लगा दो, और 15 5 होता है बेटा 75, 1 0 लगा तो 1 0 लगा दो। इतनी बात क्लियर हो गई। जल्दी से बेटा फटाफट कैलकुलेशन करो, मुझे बताओ 64 इंटू 75 लिख सकते हैं हम इसको, इस पूरे को, और इंटू में 10⁻3, क्या ये काम हो सकता है? 3 0 है ना, 3 0 को 1000 बोलेंगे तो 1000 का हमने मल्टीप्लाई ऐसे लगा दिया। क्या यहाँ तक चीजें क्लियर है? जल्दी से बताओ बेटा 64 इंटू 75 कितना होता है, शाबाश कैलकुलेट कर लो, सीधा आंसर बता दो बेटा एक बार मेरे को, क्या आंसर आएगा? तो मैं 4800. So 4800. ओके बेटा 4800 यहाँ पे आ गया इतने पूरे को सॉल्व करने पे। और बाबू 3 0 और लगा दो, ये जो 1000 लिखा हुआ मैंने बगल में, ये जो है ना 10⁻3, ये या फिर इस पूरे को मल्टीप्लाई करा दो तो यही तो वैल्यू आ रही होगी। क्लियर है सभी Yes को? sir. बस बेटा अब उड़ाओ, Sir. 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0, और फिजिक्स कहती है कि हमेशा जब भी लिखा जाए ना तो यूनिट डिजिट में लिखा है, ठीक है। फिजिक्स कभी भी टेंस प्लेस को नहीं अलाउ करती है। तो आप चाहो तो अपना आंसर, हालांकि 48 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5 इतने जूल आप अपना आंसर कर तो सकते हो, नो इशू, लेकिन फिजिक्स कहती है कि यार ये आंसर हम नहीं मानते। फिजिक्स कहती है कि हम डेसिमल्स का यूज करेंगे। तो फिजिक्स कहती है कि अगर डेसिमल का यूज करेंगे तो एक पहले डेसिमल अगर आप लगाना चाहते हो,
मतलब अगर आप इसको 4.8 करना चाहते हो तो आपको एक 10 और मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, और कराओगे तो 10 की पावर 6, यही आपका आंसर हो गया जो कि दिया है। Am I clear to all of you? Yes, sir. Yes, Yes, sir. एकदम अच्छे से क्लियर हुआ बेटा? देवांगना क्लियर है एकदम अच्छे से? असना? Yes, sir. असना बेटा आपको भी क्लियर है? Yes, sir. जी? Yes, sir. अर्चिता? Yes. स्मृति बेटा? Yes, sir. ठीक है, तो अगर आप सभी को क्लियर है तो एक बार बस मैं हल्की सी आपको एक चीज बताना चाह रहा था, एक बार देख लो फटाफट। तो बेटा क्या था, इस क्वेश्चन में हमें दिया गया था कि 96,000 का हमें कूलम यानी कि चार्ज दिया गया था, तो Q की वैल्यू में 96,000 दी गई थी, तो हमने वो यूज करी। ठीक है, इसके अलावा उसने हमको दिया कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा वो 50 वोल्ट्स का है, वो भी हमें बोल दिया गया था 50 वोल्ट्स का। और इसके अलावा उसने हमको टाइम दे दिया था बेटा, टाइम कितना था हमारे पास 3600 सेकेंड्स। याद रखना बेटा हमेशा, बाबू सभी बच्चे ध्यान रखोगे कि फिजिक्स में जब जब न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, अनलेस एंड अनटिल वो ये ना कहे कि एफपीएस सिस्टम में उसको चाहिए आंसर, तो आप जब तक नहीं कहेगा आप हमेशा अपना आंसर किस में दोगे? एमके सिस्टम में। और एमके सिस्टम में टाइम की यूनिट बेटा आर नहीं बल्कि सेकेंड्स होती है, इसलिए हमने आर को कन्वर्ट करके ये करा। अब आप जानते हो कि अगर हमें हीट निकालनी है तो हीट का फॉर्मूला था H = I² RT। अब आपको इस पूरे फॉर्मूले में सिर्फ और सिर्फ टाइम पता था, देखो टाइम भी तो पता था हमें कि 3600 है, ना तो मेरे पास I था ना तो मेरे पास R था, तो मैंने I बेटा मैंने कहां से निकाला? I हमने निकाला क्योंकि हमें करंट की डेफिनेशन पता थी, और करंट की डेफिनेशन क्या होती है? पर सेकेंड कितना चार्ज कंडक्टर में से निकल रहा है, ये तो करंट थी, है ना? मतलब चार्ज फ्लोड पर सेकेंड थ्रू आउट द कंडक्टर, वही करंट होती है। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि बेसिक्स जितना स्ट्रांग होगा बेटा न्यूमेरिकल में उतनी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो अगर कभी मान लो फॉर्मूला भूल भी जाओ कि यार I = Q/D होता है, तो आप डेफिनेशन से उठा सकते हो कि क्या फॉर्मूला होगा। तो हमने यहाँ से बेटा Q/D से I निकाल लिया था, जो कि हमारा लगभग 80/3 आया था, कितने एम्पियर। अब करंट निकल गई, अब अगली लड़ाई थी कि हमें रेसिस्टेंस पता लगे, तो रेसिस्टेंस के लिए हमें हेल्प करी ओम्स लॉ ने, तो V = IR से हमने रेसिस्टेंस निकाल लिया, और जो रेसिस्टेंस की वैल्यू आई थी, आई गेस वो कितनी आई थी? 15/3. 15/8. 15/8 आई थी। हाँ, 3 कैसे होगी? 15/8 आई थी। तो बेटा इतने ओम्स हमने ये निकाल लिया, बस हमने सारी की सारी वैल्यू यहाँ पुट करी, अपना आंसर कर लिया। क्लियर है बेटा? कई बार क्या होता है ना कि बुक्स में अब देखो यहाँ पर क्या था, इन्होंने जब पूरा सॉल्व करा तो हमने तो 80/3 करके छोड़ दिया था, 80/3 एम्पियर, है ना? लेकिन ये बेटा पूरा सॉल्व कर गए, तो आप पूरा सॉल्व ना करें कभी भी, हमेशा वैल्यू को फ्रैक्शन में रखने की कोशिश करें ताकि अगली कैलकुलेशन आपकी आसान हो सके। क्या क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. तो अब आपको ये वाला जो न्यूमेरिकल अगर समझ में आ गया है, अब आप हीट से रिलेटेड आगे अगर आपको न्यूमेरिकल्स दिखते हैं, जैसे कि आपको ये वाला न्यूमेरिकल दिख रहा है, अब आप बड़े आराम से बेटा इसको निकाल लोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 से हम लोग नेक्स्ट वाली स्लाइड में स्टार्ट करेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास से करेंगे। ठीक है बेटा? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर अगली क्लास है फिर मेरी। कोई डाउट है किसी बच्चे को भी? No, sir. समझ में आता है बेटा जो पढ़ते हैं? Yes, sir. Yes, sir. तो हमने आपको लगभग 110 स्लाइड्स की बात कही थी कि 110 स्लाइड्स आप पढ़िएगा, मुझे याद आ रहा है, बट हमने सिर्फ 72 स्लाइड्स अभी देखी। उसका रीजन ये है कि यार ऊपर से नहीं पढ़ाना चाहता मैं, ये चाहता हूँ भले 4-5 दिन ज्यादा लग जाए, लेकिन ऐसा पढ़े कि फिर सॉलिड पढ़े। और आपके पास लेक्चर्स भी हैं, कभी अगर आपको लगे कि रिवीजन करना तो आप यूट्यूब पे जाके लेक्चर्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ओवर करा जाए भाई। उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा होगा आपको। Yes, sir. Yes, sir. Yes, बेटा sir. अच्छे से पढ़ाई करिए, आपके पास पूरी स्लाइड्स हैं, अच्छे से पढ़िए। ठीक है, रिवीजन करते रहिए। बाय।